हो गया स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स ही हैं, वैसे ज़्यादा इतने अपने सिलेबस में तो क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली इसमें टर्म हमारे पास आती है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब हमारे पास होता है कि कोई भी चीज अगर अपनी स्टेट को चेंज करने से बचाती है, मतलब कभी भी हम उस किसी चीज को स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो जितनी जल्दी वो अपनी स्टेट में आ जाती है उसको कहते हैं मोर इलास्टिक थिंग, और वो प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। मतलब अगर मैं किसी चीज को स्ट्रेच करूं और वो वापस आ जाए तो उसे कहते हैं इलास्टिक प्रोडक्ट या इलास्टिक मटेरियल, और वो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ये सबसे पहली चीज हो गई, छोटी सी डेफिनेशन, एक बार मैं पढ़ के भी दिखाता हूं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज। अगर तुम किसी चीज की शेप और साइज को छेड़छाड़ करना चाहोगे और वो रोकेगी तुम्हें उसको चेंज करने से, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक पतली सी स्ट्रिप ली स्टील की, उसको थोड़ा सा ऐसे खींच दिया, छोड़ दिया, क्या होएगा? वापिस। रबर ली, उसको ऐसे थोड़ा सा खींच दिया, छोड़ा, वापिस। क्या तुमने रबर वो देखिए छोटी सी, क्या उसको ऐसे कभी खींचा? मैंने तो बहुत किया ऐसे। वो जो छोटी सी रबर होती है उसको ऐसे खींचा, छोड़ा, वापिस। तो वो जो प्रॉपर्टी हो रही है वापिस आने की, जो वो रोक रही है अपने चेंज को, उसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। वो नहीं चेंज होना देना चाहती, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। पक्का समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, स्प्रिंग। स्प्रिंग को खींचो, छोड़ा, वापिस, कंप्रेस करो, छोड़ा, वापिस, है ना? लेकिन जो फोर्स है उसे खींचने में लगेगा, वही फोर्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, वो अभी आएगा, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। धीरे धीरे बताते हैं। इलास्टिसिटी पक्का समझ में आ गया है, लेकिन हमें ये भी बात समझ में आ गई है कि जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक लिमिट तक ही फोर्स लगाना पड़ता है। अगर मैं एक रबर को ऐसे करके खींच रहा हूं और बहुत तेज खींच दिया, खत्म, टूट जाएगी। स्प्रिंग को पकड़ा, आराम आराम से खींच रहे थे, ये खींच रहा था, आराम से मजे ले रहा था, मैंने इसको पकड़ के पूरा ऐसे खींच दिया, स्प्रिंग खराब। तो एक पॉइंट तक ही होता है, उस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। पक्का समझ आ गया? इलास्टिक लिमिट। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद चीजें वापिस आना या फिर अपोज करना बंद कर देती हैं, कि अब करता रह जो कर रहा है, चेंज लाना है ले लिया, इतना खींचना खींच दे, मैं वहीं रहूंगा। अब स्प्रिंग को पकड़ा, खींच दिया, अब वो वहीं रहेगा, टूटा नहीं स्प्रिंग। इलास्टिक लिमिट का मतलब अब वो अपोज करना बंद कर देगा। तीसरी चीज पे आते हैं जिसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स का मतलब हमारे पास होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स का हमारे पास मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स, जो हम बाहर से लगा रहे हैं। किसी भी चीज को चेंज करना है, उसकी शेप या साइज, तो बाहर से तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, है ना? वो जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेना एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से लगा रहे हैं। मैंने बाहर स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाया, उसको खींचा, छोड़ दिया, अपने आप ही अंदर की साइड एक फोर्स आ जाता है ना। मैं स्प्रिंग को खींच के लाया, इतनी मेहनत करके फोर्स लगा के, छोड़ा, वापस चला गया, तो इसके अंदर खुद से एक फोर्स आ जाता है। उस अंदर वाले फोर्स को हम पता क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग मतलब अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये क्या करना चाहिए? अगर मैं इसको इधर को फोर्स लगा रहा हूं तो ये कहां जाना चाहेगा? वापिस उधर की साइड। तो ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या हमें यहां तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? क्या ये एक्सटर्नल है इंटरनल? ये हमने लगाया, खुद से आया? ये खुद से आया, ये इंटरनल फोर्स है। मतलब ये हमने नहीं लगाया, मैंने तो स्प्रिंग को खींचा था डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के, लेकिन खुद से ही वो वापस चला गया, जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं अपने। मेन छोटी छोटी सी टर्म्स है, ठीक है, जिसको याद रखेंगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब जिसको मैं अगर फोर्स लगा के खींच दूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, बिल्कुल वैसी शेप में आ जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता कि बिल्कुल वैसे, जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं ना और छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसी शेप में नहीं आता। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करें, वैसे उसमें नहीं आता। कुछ मटेरियल होते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जैसे एग्जांपल क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जो कि ऑलमोस्ट उसी शेप में आ जाता है, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं इसीलिए हम इसे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पे रीस्टोरिंग फोर्स का। हमारे पास एक फॉर्मूला भी अभी आएगा जो हुक्स लॉ से बताएंगे। इससे पहले लेक्चर आज जो हुआ था ना हमारा, उसमें भी बताया था हुक्स लॉ से रिलेटेड। क्या था वो? F = -kx बताया था। वो फॉर्मूला हमारे पास आएगा धीरे धीरे। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आती है एक बात जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? दिमाग वाला नहीं। स्ट्रेस हमारे पास होता है कि अगर मैं किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाऊं
पर यूनिट एरिया तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। लेकिन यहां पे जो फोर्स होता है हमारा वो कैसा होना चाहिए, डीफॉर्मिंग फोर्स, बाहर से लगाने वाला फोर्स। तो ये हमारे पास होता है फोर्स अपॉन में एरिया, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये तो कहीं पड़ी हुई सी चीज लग रही है फ्लूइड मैकेनिक्स में, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, लेकिन वहां पे थोड़ी दिक्कत थी। वहां पे फोर्स कैसा होना चाहिए, वहां पे नॉर्मल फोर्स होता था, यहाँ पे कैसा भी फोर्स अपॉन में एरिया, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, और मेन चीज हम क्या रखेंगे याद कि ये हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है फोर्स और ये होता है हमारे पास एरिया। वहां पे फोर्स हम कौन सा लेते थे, परपेंडिकुलर। क्लियर है? थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं समझ आ रही तो बेटा साथ साथ पूछ लो, किसी और का भी भला हो जाए शायद। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास क्या होता है, अगर किसी पे स्ट्रेस लगाने से उसकी लेंथ चेंज हो जाए, अगर मैं किसी रोड को पकड़ूं रबर की और उसको ऐसे खींच दूं, क्या चेंज होएगा उसका, लेंथ। अगर लेंथ चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेस, और तीसरा हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये तीनों चीजें छोटी छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास जिसको हमें याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, याद रहेंगी ये तीनों चीजें। कंप्रेसिव हमारे पास किसी चीज को कंप्रेस करना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल किसी चीज को खींचना, और अगर कभी हमारे पास लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। छोटी छोटी सी चीजें हैं मेन डेफिनेशंस। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब किसी की वॉल्यूम पे अगर हम फोर्स अगर हमारे पास एक मान लो क्यूब है ऐसे, और अगर हम उसके किसी भी फेस पे फोर्स लगाएं इधर की डायरेक्शन में, और उसका इतने एरिया पे अगर फोर्स लगाएं ए, तो हम उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर किसी की वॉल्यूम पे हम फोर्स लगाते हैं तो बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें लास्ट कैटेगरी इसकी है वो है शियर स्ट्रेस। ये इंपॉर्टेंट है। शियर स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, क्या होगा अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा, तो इधर की साइड फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा बेटा, अभी तक तो क्या चेंज होने वाला था, साइज। अगर मैं हर तरफ से फोर्स लगाता जाऊं, वो तुमने वो बॉल तो देखी होगी, वो स्माइली वाली येलो कलर की, देखिए स्पंज की, उसको ऐसे दबाओ तो उसका साइज चेंज। इस बार मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां ऊपर से, क्या होगा अगर ये जो चेयर है मैं इसके ऊपर से बहुत तेज फोर्स लगा दूं, मुड़ जाएगा ये तो, है ना। इसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो क्यूब कुछ ऐसा बन जाएगा। ये शायद मैंने ना पहले बनवाया भी था तुम्हें, ऐसा हो जाएगा ये कुछ मुड़ के ना ऐसा हो जाएगा। इस बार ना साइज नहीं चेंज हुआ, क्या चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई। जब भी शेप चेंज हो जाए फोर्स लगाने से, और ये फोर्स कैसा होता है, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल क्यों, क्योंकि ये साइड पे लग रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे, इसको हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। इस वाले स्ट्रेन को हम क्या, ये ऐसे टेढ़ा हो गया, अब क्यूब टेढ़ा होके ये हो गया, जिसकी वजह से उसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास चलते हैं, एक होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब इतना फोर्स लगाना जिसके बाद चीजें क्या हो जाएं, ब्रेक, उसे कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये भी चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हमने कर ली। इसके बाद मैंने इसका एक तुम्हें टेबल भी बनवा रखा है। टेबल में मैंने बताया हुआ कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल के दो पार्ट। अगर मैं तुम्हें टेबल बनवाना चाहूं यहीं से ही, तो लॉन्गिट्यूडनल के होते हैं दो पार्ट, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल में लेंथ का बढ़ना और कंप्रेसिव में लेंथ का घटना। पक्का बात समझ आ रही है। अगर मैं दोबारा से बताता हूं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब चेंज इन लेंथ। अब वो चेंज का मतलब तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर बढ़ेगी तो टेंसाइल, कम होगी तो कंप्रेसिव। उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब अगर किसी के वॉल्यूम पे हम फोर्स लगाएं और उसकी शेप चेंज हो जाए तो हमारे, सॉरी शेप नहीं, उसका साइज चेंज हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। लास्ट मैंने तुम्हें बताया शियर स्ट्रेस, अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगाऊं टेंजेंशियल डायरेक्शन में और उसकी क्या चेंज हो जाए, इस बार शेप चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। फेयर इनफ। उसके बाद आ गए हम स्ट्रेन पे। स्ट्रेन हमारे पास होता है, बहुत इजी चीज है स्ट्रेन।
स्ट्रेन हमारे पास होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब अगर तुमने डायमेंशन का मतलब होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या फिर उसका एरिया, या फिर उसकी वॉल्यूम, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अगर मान लो मैंने एक चीज को पकड़ा, पहले उसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ थी एक वायर की, मैंने उसको पकड़ा और खींच दिया, अब उसकी 11 सेंटीमीटर हो गई, तो चेंज कितना है? 1 सेंटीमीटर का, तो वो 1 ऊपर आता है चेंज। और ओरिजिनल कितनी थी? 10, तो वो नीचे आ जाएगा। 1/10 इज द आंसर, ठीक है। अगर मान लो मैंने किसी का एरिया पकड़ा और पहले एरिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मैंने खींच दिया, खींचने के बाद अब वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होके हो गया 2.01, तो चेंज कितना आया? 0.01, और ओरिजिनल कितना था? 2, तो 0.01/2 आंसर, ठीक है। तो ये स्ट्रेन का तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि बताओ कितना चेंज हुआ और अपॉन में ओरिजिनल कितना था, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी टाइप्स लिखवाई होंगी, जिसको हम ओरली भी कर लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। जैसे पहला लॉन्गिट्यूडनल, क्या समझ पाओगे लॉन्गिट्यूडनल से? चेंज इन किस में? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या बताया था? चेंज इन लेंथ, तो बहुत अच्छे। स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास बन गया चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो बहुत इजी फॉर्मूला। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन से क्या समझोगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब तुम्हें वॉल्यूम कभी दियो और बता दियो पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई, दोनों को माइनस करो तो वो ऊपर और ओरिजिनल नीचे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन मतलब जैसे शेयर स्ट्रेस बताया था कि अगर मैं फोर्स लगाऊं और क्या चेंज हो जाए? उसकी शेप चेंज हो जाए, ऐसे शेयर, वो शेयर स्ट्रेस था, अब शेयर हमारे पास स्ट्रेन आई है। शेयर स्ट्रेन में हमारे पास क्या होता है? इसमें आता है tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L। मतलब जितनी उसकी लेंथ पहले थी अपॉन में चेंज इन लेंथ। मैं तुम्हें इसका डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। हाँ, वो उसमें नहीं आ रहा, फ्रेम में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा उसमें, इधर बना लेते हैं। ये आ रहा है यहाँ पे, ये तो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, और ये जो है वो चेंज इन लेंथ है, अगर ये थीटा मान लूं तो, ठीक है। ऐसे ही बताया हुआ तुम्हें। अच्छा, L यहां पे बताया हुआ, ठीक। ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अगर वो सीधा था, फोर्स लगाने के बाद टेढ़ा हो गया, और टेढ़े होने के बाद ये लेंथ हमारे पास चेंज हो गई, तो यहां से tan थीटा अगर मैं निकालूं तो कितना आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये छोटी सी बात है, तुम इसको याद भी रख सकते हो फिलहाल के लिए। जब मैंने पूरा चैप्टर कराया था तो तुम्हें बताई भी थी चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे मेन हुक्स लॉ, अभी यूज भी कराया था आज। हुक्स लॉ में क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही किसी चीज में चेंज आएगा। लेकिन बेटा ये हमेशा ट्रू नहीं, स्टार्टिंग में बोला मैंने विद इन इलास्टिक लिमिट, सिर्फ इलास्टिक लिमिट में ही ये बात सही रहेगी हुक्स लॉ वाली, वैसे नहीं सही रहने वाली। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा विद इन इलास्टिक लिमिट्स। जब तक वो अपोज कर सकता है तभी तक ये बात है। मैंने बताया एक टाइम के बाद तो स्प्रिंग खराब ही हो जाएगा, तो वो पॉइंट जिसके बाद खराब हो जाएगा उससे पहले पहले ये लॉ वैलिड रहेगा। तो हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट्स, ये चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें सबसे पहला आता है यंग्स मॉडुलस। तो इसको करते हैं y इज इक्वल टू, थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसके लिए। सबसे पहला हमारे पास आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस y से डिनोट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमेशा एक चीज तो ध्यान रख लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला फटाफट फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ, चेंज को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लो बना दिया हमने फॉर्मूला बिल्कुल अभी अभी, ठीक है। दूसरा हमने कोफिशिएंट किया होगा पक्का
यंग्स मॉडुलस के बाद किया होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमें क्या बताता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A। अगर मैं किसी वॉल्यूम पे फोर्स लगा रहा हूं उसके एरिया पे, तो हमारे पास कितना है? फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर अपॉन, इसमें प्रेशर लिखा, इसमें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा इसमें लेंथ चेंज हो रही थी। लेंथ में तो मुश्किल हो जाएगा ना एरिया को डिफाइन करना, वो πr² आ जाता अगर किसी रोड को खींचो। लेकिन इसमें बिल्कुल सेट डेफिनेशन बैठती है कि अगर किसी वॉल्यूम के सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं जिसका एरिया A है, तो वो क्या होता है? प्रेशर। तो ये बन जाएगा प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। यही तो बताया था अभी स्ट्रेस का फॉर्मूला। वो देखो सॉरी, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताया? चेंज इन डायमेंशन, जो कि है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। लास्ट मेरे पास आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कैसे पता लगेगा कोई चीज कितनी रिजिड है, कितनी हार्ड है? अगर मैंने चेयर पे एक ऐसे घुमा के मार दिया, क्या चेयर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ये वाली या नहीं होएगी? तो ये रिजिड है। अगर मान लो इसकी जगह कोई और वो देखिए किसी ने जिसमें सेब वगैरह आते हैं, वो लकड़ की पेटी से होते हैं, लकड़ी की, देखिए सबने, उस पर अगर मैं ऐसे घुमा के मारूं तो वो लकड़ी की पेटी जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। पक्का पता है? हाँ। तो अगर मैं उसमें अगर ऐसे फोर्स लगाऊं ना, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, लास्ट मैंने बताया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें हमारे पास ईटा से इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? shear stress upon shear strain। तो shear stress हमारे पास क्या हुआ माधव? बता हमें भी कुछ पता लगे। उसी की बात है। किसकी? हमारी क्लास के खैबी आगे मैंने भी नहीं किया हैं? इसके बाद मैंने भी नहीं किया, इसका अगला लेक्चर मैंने अटेंड किया। बस ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये तो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, तो इसमें मैं कुछ न्यू तो नहीं बता रहा। इन डेफिनेशंस पे अगर तुम एक एक न्यूमेरिकल भी कर लोगे ना हर फॉर्मूला पे, और क्लास लेवल पे तो आते भी इतने मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है, अगर हर फॉर्मूला पे एक एक न्यूमेरिकल कर लिया तो भैया अपना काम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास एक आती है, ये हो गया, इसका नाम क्या बताया अभी मैंने? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कि कोई भी चीज कितनी रिजिड है वो हमें इससे पता लगेगा। उसके साइड में एक फोर्स लगा के देख लो, अगर वो टेढ़ी हो गई तो कम रिजिड है, और नहीं हुई तो ज्यादा रिजिड है। रिजिड का मतलब स्ट्रॉन्ग। लास्ट हमारे पास आता है पॉइजन्स रेशो। ये पॉइजन रेशो नहीं है जहर वाला, एक तो नाम भी ऐसे ऐसे रख लेते, कोई राजू श्याम ऐसे ऐसे नाम भी नहीं रखते हैं ना। आर्किमिडीज, 3 नाम निकल जाए हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे होके। चलो आ जाओ, लास्ट हमारे पास है पॉइजन्स रेशो। स्पेलिंग बेशक थोड़े थोड़े वही लग रहे हो तुम्हें, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये हमारे पास आता है लेटरल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर तुम किसी चीज को खींच दोगे पकड़ के तो क्या होगा? लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन चेंज किस में आएगा? मैंने यहाँ पे लिटरल स्ट्रेस, रुक जाओ 1 मिनट के, पहले तो इसे मैंने राशन लिख दिया रेशो को, और दूसरा यहाँ पे ये होता है स्ट्रेन, लिटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब अगर मैं किसी चीज की लेंथ को बढ़ा देता हूं तो क्या कम हो जाएगा? बेटा डायमीटर, है ना? हाँ, एरिया भी कम हो जाएगा वैसे तो उसका। वो तुमने देखा कभी किसी वायर को जला देते हैं और उसको ऐसे करते हैं, वो पतली सी हो जाती है। तो अगर तुम उसका एरिया उसकी लेंथ को बढ़ाते हो तो डायमीटर कम होगा, और अगर तुम लेंथ को घटाते हो तो डायमीटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, लेटरल स्ट्रेन मतलब डायमीटर में चेंज,
हम क्या सपोज करके चल रहे हैं कि डायमीटर कम हो रहा है, और कम होने को हम कहते हैं माइनस से डिनोट। अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये क्या चीज है, डायमीटर। लेटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो जिसने पूरी वीडियो देखी होगी ना, उसको एंड में मैं थोड़ा बेनिफिट भी देना चाहूंगा, पूरी समरी कर लेते हैं। सिंपल से एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, अब जो एंड तक पहुंचेगा ही नहीं वो अलग बात है। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक याद रखने की। स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है हमेशा फोर्स अपॉन एरिया, जोन सा मर्जी स्ट्रेस हो, फोर्स अपॉन एरिया, बात खत्म, फिक्स कर दिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, चेंज अपॉन में ओरिजिनल, हो जाएगा ये याद। अब चेंज इन लेंथ भी हो सकता है, चेंज इन डायमीटर भी हो सकता है, जैसे वहां पे दिखा चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल, अपॉन में ओरिजिनल आएगा हमेशा। क्लियर। तीसरा फॉर्मूला तुम याद रख लो, अगर हमें हुक्स लॉ याद रखना हो वो कैसे होता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कैसे याद रखोगे, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। यंग्स मॉडुलस वाई को कैसे याद रखोगे बेटा, ये जितने भी आगे मैंने 4 चीजें कराई ना, एक कराया यंग्स मॉडुलस, दूसरा मैंने तुम्हें कराया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा मैंने क्या कराया बल्क मॉडुलस, और चौथा कराया पाजोन्स रेशो। पाजोन्स रेशो को छोड़ दो, बाकी सब में पता क्या तुम देखोगे, एक मैंने y से डिनोट कराया, एक मैंने डिनोट कराया b से बल्क मॉडुलस, तीसरा कराया ईटा से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीनों में अगर देखोगे ना, कुछ जो भी है लेकिन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना। तो ये याद रखने की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। उसके बाद लास्ट जो है पाजोन्स रेशो, क्योंकि ये रेशो है तो इसके यूनिट नहीं होने चाहिए ना, रेशो। इसको कैसे याद रखें, इसको बेटा याद रखेंगे स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, इसके कोई यूनिट नहीं होते। तो अगर मैं देखना चाहूं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, लेटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन इसमें भी स्ट्रेन और इसमें भी स्ट्रेन। तो ये पूरी समरी थी फॉर्मूलाज की, मैंने इसमें क्वेश्चन एक भी नहीं करा, और इसमें अगर क्वेश्चन बनेंगे भी तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे कि तुम्हें फोर्स दे दिया, एरिया दे दिया, बताओ वाई कितना है, अगर चेंज इन लेंथ इतना आएगा तो सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम इन फॉर्मूलाज को रटने की बजाय एक फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन कर लो, जो भी तुम्हारे पास बुक है उससे कर लेना, एक फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है, तभी ये तुम्हारा चैप्टर पक्का होगा। बाकी इसके नोट्स वगैरह तो तुमने पहले ही बना रखे हैं, ये तो एक समरी थी फॉर्मूलाज की। आई होप कि कुछ समझ आया हो। मिलते हैं फिर किसी दिन।